खबर, इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार बजट के दौरान इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव की पेशकश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन बदलावों का मसौदा तैयार किया जा चुका है। पूरी खबर पर अब ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, इनकम टैक्स एक्ट में किस तरह के बदलाव का ऐलान किया जा सकता है आने वाले बजट में? जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार के बजट में इनकम टैक्स एक्ट के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसका ऐलान वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फाइनेंस बिल में इन जरूरी बदलावों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। और इन बदलावों के पीछे मकसद ये है कि इनकम टैक्स कानून से जुड़ी हुई जो परेशानी है टैक्स पेयर्स के लिए, उन परेशानियों को दूर किया जाए। मिसाल के तौर पर टैक्स के नियम काफ़ी ज़्यादा पेचीदे होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, तो उन नियमों को आसान बनाया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सारे प्रावधानों को खत्म किया जाएगा। किन किन हालात में डिमांड नोटिस आ सकता है, इसको ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। डिमांड नोटिस आ गया तो इससे कैसे निपटें, इसके लिए ज़रूरी और आसान प्रावधान किए जाएंगे। लिटिगेशन में मामला जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, तय समय सीमा के भीतर लिटिगेशन कैसे खत्म किया जाए, वहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो, इसके भी ज़रूरी प्रावधान किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो संकल्पना है उसको इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए साकार किया जाएगा और इसके जरूरी प्रावधान आप इस बार के बजट में देख सकते हैं। लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बजट से ठीक पहले बजट बनाने वाली टीम में भी बदलाव किए गए हैं, क्या है पूरी डिटेल्स? देखिए, इस बार का जो बजट है वो एक मायने में तो बेहद खास है। पहली बात कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली ऐसे वित्त मंत्री होंगी जो लगातार 8वां बजट पेश कर रही होंगी। और उस वित्त मंत्री के नेतृत्व में जो टीम है वो टीम भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है। इसमें कई सारे चेहरे हैं जिनके लिए पहला बजट है, कई सारे चेहरे हैं जो पहली बार वित्त मंत्रालय में हैं और बजट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मिसाल के तौर पर तुहिन कांत पांडे जो अभी अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में पूरी बजट बनाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर तुहिन कांत पांडे का ये पहला बजट होगा और ये कह सकते हैं कि बड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि दीपम में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा उससे कितना अलग या कैसे उसको या फिर उससे बेहतर परफॉर्मेंस बतौर रेवेन्यू सेक्रेटरी बजट बनाने में करते हैं, जहां पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है टैक्स घटाने को लेकर, टैक्स के नियमों को आसान करने को लेकर और सरकारी खजाने पर दबाव को भी कम करने को लेकर। दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो अजय सेठ, जो कि 1987 बैच के कर्नाटक कैडर का IAS ऑफिसर है। ये सचिव हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के। बजट बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है और ये 4 बजट पेश करने का इनको अनुभव यहाँ पर है। दूसरे मनोज गोविल हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। खर्च कितना किया जाए ये तय करते हैं और ये 1991 बैच के मध्य प्रदेश के कैडर के IAS ऑफिसर हैं और बजट बनाने का इनका पहला अनुभव है। M नागराजू, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं, 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के ऑफिसर हैं और ये बजट बनाने का इनका पहला अनुभव है। इससे पहले वो कोल मिनिस्ट्री में थे एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर। अरुणेश चावला जो कुछ देर पहले तक रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, अब वो दीपम यानी विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके लिए भी ये पहला बजट है। ये 1992 बैच के बिहार कैडर का IAS ऑफिसर है। हालांकि अर्थशास्त्री काफ़ी पैनी समझ है इनको, IMF के सीनियर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। एक है रवि अग्रवाल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी CBDT के चेयरमैन हैं। इनका भी बजट बनाने का एक बजट का अनुभव है। संजय अग्रवाल जो CBIC के चेयरमैन हैं, जो इनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी होती है, इनके पास 2 बजट बनाने का अनुभव है। इस बार बजट बनाने वाली टीम में कई सारे नए चेहरे हैं और कई सारे युवा चेहरे भी हैं, तो शायद इस वजह से उम्मीद की जाए बजट में कुछ नयापन देखने को मिलेगा।
चलिए बजट एक्सक्लूसिव खबर के बाद अब बात करते हैं मार्केट की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 528 पॉइंट गिरकर 77,620 पर, वहीं निफ्टी 162 पॉइंट गिरकर 23,527 पर बंद हुआ। मेटल, इंफ्रा, आईटी शेयर्स में बिकवाली रही। पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, आज के बाजार में गिरावट रही, क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो इस गिरावट में भी तेजी में रहे? बिल्कुल, अगर हम बाजार की बात करें तो थोड़ा बहुत धीमापन आज के सत्र में भी देखने को मिला। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में प्रेशर है, लेकिन स्टॉक्स जो आज भी ऐसे मार्केट में ऊपर थे, यहाँ आपको दिखेगा बजाज ऑटो, नेस्ले, HUL और M&M जैसे काउंटर्स जो खबरों के आधार पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। इसके अलावा मेटल शेयर्स और सरकारी कंपनियों में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल था। तो अगर हम देखें ONGC, BPCL जैसे काउंटर्स में 2-2% की गिरावट। इसके अलावा टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में भी आपने एक बड़ा डाउनटिक देखा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज केमिकल शेयर्स पे फोकस था। दोनों ही SRF, नवीन फ्लोरिन 9 से 10% की तेज़ी के साथ बंद हुए और नए 52 हफ्ते की चरम पे पहुंचे। इसके अलावा मैरिको और NLC इंडिया जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का माहौल रहा। लूजिंग साइड पे आपको ऑयल इंडिया, तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर दिखेंगे। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में भी आज 6 से 7% की हेवी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। जी शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। CNBC आवाज के 20 साल के जश्न में आज मैराथन ट्रेंड्स PMS के CEO अतुल सूरी शामिल हुए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहली छमाही में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन दूसरी तिमाही में बाजार की चाल सुधर सकती है। साथ ही IT और फार्मा पर उनका नजरिया पॉजिटिव है। ये जो साल रहेगा 2025 का, ये थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा डैम्प रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, बट मुझे लगता है कि दिस इज मोर बैक एंडेड। सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है मार्केट अच्छा हो जाएगा। उस हिसाब से जो इन्वेस्टर करेक्शन का वेट कर रहे थे, जो बाय ऑन डिप्स का वेट कर रहे थे, उनको मुझे लग रहा है अगले कई महीनों में एक अपॉर्चुनिटी है। IT और फार्मा में एक अच्छा एरिया जो होगा प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये दोनों बेनिफिशियरी रहेंगी उस हिसाब से। और ये आपको दिख भी रहा है, आप देखेंगे कि कंसेंसस बुलिशनेस बैंकिंग में है, लेकिन आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स जो लाइफ टाइम हाई या ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, जो पुश कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली IT। सो मेरा जो बुलिशनेस है दैट इज मोर इन लार्ज कैप एंड मिड कैप IT एंड फार्मा और हेल्थ केयर। चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई है। एक ASP और एक प्रशासनिक अधिकारी मिलकर ये जांच करेंगे। संभल में 1978 में दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी और कई हिंदू परिवारों को वहां से विस्थापित होना पड़ा था। हाल ही में संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर से फिर से खोला गया है, जो इन दंगों के बाद 46 साल तक बंद रहा था। और साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद ही इस मंदिर को खोला गया था। इसके बाद विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में को शुरू करने के लिए पूरी अपने यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाई। ओडिशा के भुवनेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने ओडिशा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये भारतीय प्रवासियों के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो 3 सप्ताह तक कई टूरिस्ट प्लेसेस तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। वैसे तो अहमदाबाद